भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपने जैसे अभी पढ़ा 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश, 3488 किलोमीटर चीन, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान, 1751 किलोमीटर नेपाल, 699 किलोमीटर भूटान, 1643 किलोमीटर म्यांमार और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। इनकी स्थलीय सीमा मिलाकर के भारत की कुल स्थलीय सीमा होती है 15,200। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं जलीय सीमा के बारे में। भारत की जलीय सीमा जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर जो स्थलबद्ध है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है। यदि उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप यानी द्वीप समूह को हम शामिल कर लेते हैं तो ये इसकी लंबाई हो जाती है, जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7,516.7 किलोमीटर। कितनी जाती है? 7,516.7 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। यदि हम कुल लंबाई की बात करें भारत की, तो इसमें यदि हम 15,200 किलोमीटर जोड़ देते हैं तो भारत की कुल लंबाई हो जाती है 22,716.7 किलोमीटर। भारत की कुल लंबाई कितनी जाती है? 22,716.7 किलोमीटर हो जाती है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.7 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई जो स्थलबद्ध है वो 16,6100 किलोमीटर है। और जब लक्षद्वीप, अंडमान, संपूर्ण भारत की द्वीप समूह सहित अगर लंबाई को माना जाए तो 7,516.7 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थलीय सीमा वाले राज्य यहां से देखते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भारत के 9 राज्य हैं जो महासागरीय सीमा से जुड़ते हैं। महासागरीय सीमा से जुड़ते हैं। अगर इसको हम क्रमबद्ध रूप से देखें, क्रमबद्ध रूप से अगर देखते हैं तो सबसे लंबी जलीय सीमा की लंबाई है गुजरात की। मैं यहां लिखता हूं, सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? नंबर 1 पर गुजरात। दूसरे नंबर पे आती है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पर केरल। छठे नंबर पर ओडिशा। सातवें नंबर पर कर्नाटक। आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर गोवा।
ये क्रमबद्ध रूप से भारत के जलीय सीमा वाले राज्य हैं। सबसे बड़ी जो सीमा है भारत की जलीय सीमा वो है किसकी? गुजरात की। गुजरात की जलीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, जो है 1214.7 किलोमीटर। जो सबसे अधिक लंबी सीमा है गुजरात की वो कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है। आंध्र प्रदेश की जलीय सीमा है 973.7 किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु की जलीय सीमा है, तमिलनाडु की जलीय सीमा 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र की जलीय सीमा है 652.6 किलोमीटर। केरल की जलीय सीमा 569। ओडिशा की जलीय सीमा 476.7 किलोमीटर। कर्नाटक की जलीय सीमा 208 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की जलीय सीमा की लंबाई 157.5 किलोमीटर है और गोवा की जलीय सीमा की लंबाई 101 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत में सबसे लंबी जलीय सीमा पाई जाती है किसकी? गुजरात की। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर केरल, छठे नंबर पर ओडिशा, सातवें नंबर पर कर्नाटक, आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल और नौवें नंबर पर गोवा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्रमबद्ध रूप से 9 राज्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहले नंबर पे गुजरात, मानचित्र में भी पूरा पूरा इसमें बताया गया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। आपको याद रखना है सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य, जलीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको याद रखना है। इसमें से कई प्रश्न बन के आते हैं। आजकल तकनीक बदल गई है कि प्रश्नों की इसमें से पहले 3 हटा देते हैं और चौथे नंबर पर लिखते हैं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई वाले राज्यों के नाम बताइए। तो उसमें क्या दे दिया? ए दे दिया महाराष्ट्र, बी दे दिया केरल, सी दे दिया उड़ीसा और डी दे दिया कर्नाटक। तो इसमें पूछ लेते हैं कि इसमें सबसे अधिक लंबाई जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? महाराष्ट्र। ये तभी बता पाओगे जब आपने इनको पढ़ा है, याद किया है, वरना आप बता नहीं पाओगे। यदि ऐसा इसमें यह भी पूछा जा सकता है इन चारों को देकर के कि सबसे कम लंबाई वाला जलीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो आप इसमें कर्नाटक बता सकते हैं। कर्नाटक कब? जब आप इसमें ए, बी, सी और डी के बारे में बताएंगे। तो इन चारों में से सबसे अधिक लंबाई किसकी हुई? महाराष्ट्र की। सबसे कम हुई कर्नाटक की। तो प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। रही बात ट्रिक की, ट्रिक तो 2 दिन याद रहती है मस्तिष्क में, बाद में भूल जाता है। परमानेंट याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो उसकी कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, अन्यथा आप याद रख नहीं पाओगे। अगर आपको किलोमीटर याद नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राज्यों के नाम आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ याद होने चाहिए। इसके बाद में भारत की जलीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश। भारत की जलीय सीमा वाले इसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
दमनदीप, दादर नगर हवेली और दमनदीप, ये भी जलीय सीमा पर स्थित हैं। अब आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए कि जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों पे है, 4 स्थानों पे है और 3 राज्यों में। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश 4 क्षेत्रों में और 3 राज्यों में है। जैसे यनम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है जो पुदुचेरी का हिस्सा है। एक कर्नाटक में पुदुचेरी स्वयं, कर्नाटक में कराईकल और केरल में माहे, ये 4 स्थान हैं। एक आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में, एक केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो ये इसमें से सबसे बड़ी जो लंबी सीमा है वो किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। सबसे छोटी जो सीमा किसकी आती है वो है दमन दीव और दादर नगर हवेली की। समझ गए? तो आपको याद क्या रखोगे जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारत के जलीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो क्या बताओगे? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, ये सबसे अधिक है। उसके बाद में सबसे कम के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की। सबसे अधिक सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, उसके बाद सबसे कम सीमा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील है। ये 12 समुद्री मील कहां से है? आधार रेखा से। कहां से? आधार रेखा से। आधार रेखा कौन सी होती है? जब किसी भी राज्य की समुद्र की तटवर्ती सीमा कटिफटी होती है तो इस कटिफटी सीमा को मिलाने वाली एक स्पष्ट रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जैसे ये स्थल भाग है, ये इसकी कटिफटी सीमा है, इसको समांतर रूप से मिलाने वाली रेखा ये क्या रेखा कहलाती है? ये आधार रेखा कहलाती है। तो भारत की आधार रेखा से समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील है। इस 12 समुद्री मील जो है ये एक काल्पनिक रेखा से प्रारंभ होती है। आधार रेखा को खींची हुई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जिसके आधार पर एक समुद्री मील की दूरी निर्धारित की जाती है। इसको आंतरिक जल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरी जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वो है अविच्छिन्न मंडल। क्या है? अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल को संलग्न क्षेत्र भी कह सकते हैं। अविच्छिन्न मंडल को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र भी कहा जा सकता है। यह रेखा भी समुद्री आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह भी कहां स्थित है? 24 समुद्री मील पर। इस क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है? इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई करने, सीमा शुल्क की वसूली करने और वित्तीय आधार प्राप्त करने का क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। किसमें? अविच्छिन्न मंडल में या फिर संलग्न क्षेत्र में। इसकी लंबाई कितनी है? 24 समुद्री मील। और भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अन्य आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र
इसकी लंबाई आधार रेखा से 200 समुद्री मील है। 200 समुद्री मील है। अन्य आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 200 समुद्री मील। याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की अन्य आर्थिक क्षेत्र कितनी समुद्री मील पे है? 200 पे, 200 मील पर है। भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने, नए द्वीप निर्माण करने, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के उपयोग में इसको लिया जाता है। तो आप याद रखना है इस बात को। अब आपको यह बता देते हैं कि एक समुद्री मील बराबर, एक समुद्र की मील की जो लंबाई होती है वो धरातलीय मील की लंबाई 1.8 मील के बराबर होती है। यानी धरातल पर 1.8 मील है, वो है समुद्री मील की कितनी होगी? 1 समुद्री मील होगी। यानी 1 समुद्री मील की लंबाई धरातलीय मील की 1.8 हिस्सा होती है। तो एक बार फिर से बता देता हूं, भारत की प्रादेशिक समुद्री मील की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील है। अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है। और अन्य आर्थिक समुद्री क्षेत्र कितना है? 200 समुद्री मील है। तो इस प्रकार से भारत आर्थिक विकास करने के लिए समुद्रों का उपयोग भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर देखिए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें अधिक से अधिक आपको भूगोल का ज्ञान अर्जित करना ही हमारा उद्देश्य है।